हाँ भाई, राम राम। करें स्टार्ट। चलो बताओ कहां तक पढ़ा दिया था। शक्तिमान सूत्र हो गया था। ठीक है सर, बढ़े आगे। अब देखो, घन में आगे बढ़ते हैं। घन पढ़ रहे थे अपन। क्यूब, बात नहीं, अब बात नहीं। आगे बढ़ते हैं घन में। तो साहब, घन के अंदर समझना अगली कहानी कि मेरे पास दो या दो से ज्यादा घन है। दो या दो से ज्यादा घन है, ठीक है। और मैंने उन दो या दो से ज्यादा घन की भुजाओं का अनुपात तुम्हें दे रखा है। मैंने दो या दो से ज्यादा घनों की भुजाओं का क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? अनुपात। किसका अनुपात? भुजाओं का। घनों की भुजाओं का क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। तो प्यारे दोस्तों, जो अनुपात भुजाओं का होगा वही अनुपात उन सारे घन के विकर्णों का होगा। वो का वही अनुपात किसका होगा? विकर्णों का। अगर मुझे भुजाओं का अनुपात दिया जाए और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ ले, किसका अनुपात पूछ ले, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात के लिए भुजाओं के अनुपात का क्या कर दूंगा? मैं क्या कर दूंगा? वर्ग कर दूंगा। क्या कर दूंगा? और अगर वो मुझसे भुजाओं का अनुपात देके आयतनों का अनुपात पूछ ले, तो आयतन के अनुपात के लिए किसका? भुजाओं के अनुपात का क्या कर दूंगा? क्यूब कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तो ध्यान रखना कि यदि दो या दो से अधिक घनों की भुजाओं का अनुपात तुम्हें दिया है, तो जो अनुपात भुजाओं का होता है वही अनुपात उनके विकर्णों का होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात के लिए भुजाओं के अनुपात का क्या कर दिया जाता है? वर्ग कर दिया जाता है। और आयतनों के अनुपात के लिए भुजाओं के अनुपात का क्या कर देते हैं? क्यूब कर देते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि दो घन है, उनकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो बताओ विकर्णों का अनुपात क्या होगा? वही होगा 2:3। पूछ ले साहब इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4:9। पूछ ले आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो 2 और 3 का क्यूब कर दो, 8:27। अब इसका उल्टा भी याद रखना है आपको कि अगर मैं तुम्हें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दे दूं और भुजाओं का अनुपात पूछ लूं, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात का क्या कर दो? वर्गमूल। किसका अनुपात आ जाएगा? भुजाओं का। और फिर आयतन का पूछ लूं तो भुजाओं का क्या कर दोगे? क्यूब कर दोगे। ऐसे ही अगर मैं आपको दो या दो से ज्यादा घनों के आयतनों का अनुपात दे दूं, तो उनका घनमूल कर देना। घनमूल करते ही किसका अनुपात आ जाएगा? भुजाओं का। और भुजाओं का आ गया, फिर वो विकर्ण का पूछ ले तो जो भुजा का है वही विकर्ण का है। संपूर्ण पृष्ठ का पूछ ले तो भुजाओं का आ गया, उसका क्या कर देना? स्क्वायर। और यही दो चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। आयतनों का अनुपात देगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा। तो पहले आयतन से भुजा पर आओगे। कैसे? घनमूल करके। भुजा आ गई, अब भुजा का क्या कर देना? स्क्वायर कर देना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात देगा और किसका पूछेगा? आयतनों का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले भुजा पर आओगे। कैसे आओगे? वर्गमूल करके। और वर्गमूल करते ही भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। और भुजाओं का अनुपात आ गया तो उसका क्यूब कर देना। किसका अनुपात आएगा? आयतनों का। लिखो, यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक घनों की भुजाओं का अनुपात दिया जाए,
यदि दो या दो से अधिक घनों की भुजाओं का अनुपात दिया जाए, घनों की भुजाओं का अनुपात दिया जाए, तो जो अनुपात भुजाओं का होगा, तो जो अनुपात भुजाओं का होगा, जो अनुपात भुजाओं का होगा, वही अनुपात घनों के विकर्णों का होगा। तो जो अनुपात भुजाओं का होगा, वही अनुपात घनों के विकर्णों का होगा, वही अनुपात घनों के विकर्णों का होगा, वही अनुपात घनों के विकर्णों का होगा। कोमा लगा दो, आगे लिखो इसमें कोमा लगाने के बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए भुजाओं के अनुपात का वर्ग किया जाएगा, भुजाओं के अनुपात का वर्ग किया जाएगा, भुजाओं के अनुपात का वर्ग किया जाएगा। कोमा लगा दो। आयतनों के अनुपात के लिए, आयतनों के अनुपात के लिए, आयतनों के अनुपात के लिए भुजाओं के अनुपात का घन किया जाएगा, आयतनों के अनुपात के लिए भुजाओं के अनुपात का घन किया जाएगा, आयतनों के अनुपात के लिए भुजाओं के अनुपात का घन किया जाएगा। क्वेश्चन लिखो। तीन घनों की भुजाओं का अनुपात, तीन घनों की भुजाओं का अनुपात, तीन घनों की भुजाओं का अनुपात 2:3:5 है। तीन घनों की भुजाओं का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5 है। इनके विकर्णों, इनके विकर्णों कौमा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों, इनके विकर्णों कौमा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों और आयतनों का अनुपात बताइए, और आयतनों का अनुपात बताइए। तो बताओ विकर्णों का अनुपात तो वही होगा जो भुजाओं का है, 2:3:5। अगर आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो मैंने कहा था भुजाओं के अनुपात का क्या कर देना, वर्ग, यानी 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, यानी ये आ जाएगा 4:9:25। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आ गया। आयतन का पूछे तो क्या कहा था, भुजाओं के अनुपात का क्या कर देना, क्यूब कर देना। तो भुजाओं का जो अनुपात दिया है वो है 2:3:5। आयतनों का पूछ रहा है, इसका क्या कर देना, क्यूब कर देना। तो 8:27:125 लिख लो साहब। ये छोटी छोटी बातें लेकिन ये पूछी जाती हैं एग्जाम में। जब घर पे जाके पढ़ोगे तो कोई पढ़ी हो किताब प्रीवियस ईयर वाली तो देखना कि पूछता भी है कि नहीं पूछता। दो 2016 जाने 17 में रीट का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट लेवल के एग्जाम में आया था रीट, फर्स्ट में, फर्स्ट पेपर में जो होता है ना फर्स्ट लेवल वाला, मेरी घरवाली गलत करके आई थी।
और वही पूछा था, आयतनों का अनुपात दिया था, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लिया और वो भुजाओं के अनुपात पे टिक लगा के आ गई। घनमूल तो कर दिया पर वो अनुपात तो भुजा का आया ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करना था? स्क्वायर। क्या करना था? स्क्वायर करना था। हाँ भाई, अगला नोट लिखो। तो तुम ऐसी गलती ना करो इसलिए मैं तुम्हें बकायदा लिखाऊंगा, तुम्हें लिखाऊंगा मैं बकायदा नोट बना के। तो बताओ, अगर घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया जाए, फिर से कह रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया जाए तो भुजाओं का अनुपात कैसे निकालोगे? भुजाओं का और विकर्णों का क्या कर दोगे? वर्गमूल। क्या कर दोगे? वर्गमूल कर देना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। भाई देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4 9 25 है ना, 4 9 25 है ना। अब भुजाओं का अनुपात कैसे आएगा? अंडर रूट कर दो, 4 का अंडर रूट 2, 9 का 3, 25 का 5। आयतनों का अनुपात है 8 27 125। भुजाओं का पूछूं तो घनमूल कर दो, 8 का घनमूल 2, 27 का 3 और 125 का 5। तो लिखो नोट बना के, यदि घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया जाए, यदि घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया जाए, तो उनका वर्गमूल करके, उनका वर्गमूल करके, उनका वर्गमूल करके भुजाओं और विकर्णों का अनुपात ज्ञात किया जाता है। तो उनका वर्गमूल करके भुजाओं और विकर्णों का, भुजाओं और विकर्णों का अनुपात ज्ञात किया जाता है। उनके वर्गमूल करके भुजाओं और विकर्णों का अनुपात ज्ञात किया जाता है। लिखो क्वेश्चन। यदि दो घनों के, यदि दो घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दो घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 8:9 है, दो घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 8:9 है, 8:9 है। इनके, इनकी भुजाओं का अनुपात बताइए, इनकी भुजाओं का अनुपात बताइए। रिपीट कर रहा हूं सवाल को, यदि दो घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 8:9 है, 8:9 है, इनकी भुजाओं का अनुपात बताइए। क्या करोगे? वर्गमूल, 8 का वर्गमूल और 9 का। अब 8 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा क्या? 8 को तोड़ दो, 4 गुणा 2, 4 का तो आ जाएगा 2, लेकिन उसके अंदर जो है उसका नहीं आएगा, 2 अंडर रूट 2, और 9 का कितना आएगा? 3। लिख लो फटाफट। हाँ, ना चल रही नेट, ना चल लो आज। ठीक है, आओ। एक मिनट में टेलीग्राम पे डाल दूं, छोरे परेशान हो रहे हैं, नेट नहीं चल रहा। इसलिए ऑनलाइन क्लास नहीं लगेगी। इवनिंग में अपलोड कर देंगे, ये लिख दूं है ना, इवनिंग में अपलोड
कर दी जाएगी। चलो साहब, अगला नोट लिखो, अगला नोट लिखो, अगला नोट। तुम तो पढ़ो। लिखो, यदि घनों के आयतनों का अनुपात दिया जाए, यदि घनों के आयतनों का अनुपात दिया जाए, घनों के आयतनों का अनुपात दिया जाए, घनों के आयतनों का अनुपात दिया जाए, तो उनका घनमूल करके, उनका घनमूल करके, उनका घनमूल करके, उनका घनमूल करके, उनका घनमूल करके घनों की भुजाओं और विकर्णों का, घनों की भुजाओं और विकर्णों का, घनों की भुजाओं और विकर्णों का, घनों की भुजाओं और विकर्णों का अनुपात ज्ञात करते हैं। उनका घनमूल करके घनों की भुजाओं और विकर्णों का अनुपात ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन लिखो, दो घनों के आयतनों का अनुपात, दो घनों के आयतनों का अनुपात, दो घनों के आयतनों का अनुपात, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27 अनुपात 125 है। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27 अनुपात 125 है। 27 अनुपात 125 है। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27 अनुपात 125 है। 27 अनुपात 125 है। इनकी भुजाओं का अनुपात बताइए, इनकी भुजाओं का अनुपात बताइए। क्या करोगे? अब आयतनों से भुजा पे आना है तो क्यूब रूट कर दो। ये तो किसका निशान लगा? वर्गमूल का। क्यूब रूट के लिए यहां क्या लिखा आता है? 3, या फिर पावर कितनी चढ़ती है? 1/3। तो 27 का घनमूल 3, 125 का 5, 3 अनुपात 5। तीन अनुपात 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो दो क्वेश्चन लिखाऊंगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो दो क्वेश्चन लिखाए जाएंगे वो सबसे ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट। लिखो, दो घनों, दो घनों, देखो, दो घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दो घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दो घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दो घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है। दो घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है। इनके आयतनों का अनुपात बताइए, इनके आयतनों का अनुपात बताइए। अब तुम आयतन पे डायरेक्ट आ सकते हो, पहले किस पे आओ? भुजा पे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अगर भुजा पर आना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल। पहले वर्गमूल करो। तो 4 का वर्गमूल 2, 25 का वर्गमूल 5। ये अनुपात किसका आया? भुजा का। लेकिन तुमसे भुजा का थोड़ी नहीं पूछा है, तुमसे पूछा है किसका? आयतन का। तो आयतन के लिए क्या कर दो? भुजा के अनुपात का क्यूब कर दो। 2 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। 8:125।
ये पूछते हैं, इंपॉर्टेंट लिखना सवाल को, सवाल को क्या लिखना, इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, अगला सवाल लिखो साहब। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात, दो घनों के आयतनों का अनुपात, दो घनों के आयतनों का अनुपात 125 अनुपात 216 है। दो घनों के आयतनों का अनुपात 125 अनुपात 216 है। इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। 25 अनुपात 36। तो पहले आयतनों का अनुपात दिया, तो पहले भुजा पर आओ। भुजा पर कैसे आओगे? क्यूब रूट करके, घनमूल करके। घनमूल करते ही तुम भुजा पर आ जाओगे। 125 का घनमूल, 216 का 6, तो भुजाओं का अनुपात 5 अनुपात 6 आ गया। पर तुमसे तो पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो जब भुजा का अनुपात आ जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालना हो, तो स्क्वायर कर देते हैं भुजाओं के अनुपात का। 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, यानी 25 अनुपात 36। ठीक है, तो ये घन के अंदर ये छोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, आप जो RS अग्रवाल वगैरह पढ़ते हो उसमें इन पे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सीट जो तुम्हें मिलेगी उसमें मिल जाएंगे, पर मैंने लिखा दिए ये। अब हम आते हैं घनाभ पे। किस पे? घनाभ पे। अब ये मत सोचना घन पूरा हो गया, अभी घन पे सवाल आएंगे, वो प्रिंटेड क्वेश्चन आएंगे। घन घनाभ एक साथ पढ़ा दूं, ठीक है, फिर उसके एक साथ क्वेश्चन लेंगे, फिर आ जाएंगे बेलन शंकु पे, ऋण पे। अब आएगा घनाभ साहब। अब क्या आएगा? घनाभ। घनाभ का एक और नाम है समांतर षटफलक। जैसे घन को क्या कहा था? सम षटफलक, ऐसे इसको बोलते हैं समांतर षटफलक। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं क्यूबॉइड। हेडिंग बना लो, घनाभ समांतर षटफलक क्यूबॉइड। घनाभ समांतर षटफलक क्यूबॉइड। धारा, वो जो दो बालिकाएं आती है ना राजस्थान पुलिस में, अभी रीजनिंग पढ़ने, उन दोनों बालिकाओं को फोन करके कहते आज रीजनिंग की क्लास नहीं लगेगी, है ना। आज 2 घंटे मैथ ही खेच, 1.5 घंटे। हाँ जी, हेडिंग बना ली। अब वो आ जाएंगी तो पढ़ाना पड़ेगा फिर। इधर देखो क्या होता है घनाभ, समझो। वैसे घनाभ होता क्या है ये पढ़ा चुका हूं मैं पहले। कहां पर, कहां पढ़ा चुका हूं बताओ? रीजनिंग में। घनाभ को काटा नहीं था क्या? घन को भी काटा था और घनाभ को भी काटा था। देखो पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये तुम्हें एक घन दिख रहा है कि घनाभ दिख रहा है? मतलब वर्ग है कि आयत है? क्या है ये? जिसकी लंबाई आमने सामने की भुजाएं क्या दिख रही हैं? बराबर। अब ऐसे ही एक और मैंने आयत ले लिया,
इन दोनों का आकार समान है, जो आकार इसका है वही आकार इसका है, और इनको इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये आकृति आपकी जो बनी है ये क्या बनी है, घनाभ। अगर इसके सारे पृष्ठ वर्ग होते, सारे पृष्ठ वर्गाकार होते तब तो क्या बन जाता, घन। लेकिन अब इसके सारे पृष्ठ वर्गाकार है क्या, नहीं। अब ये क्या है, घनाभ। जैसे मेरे पास ये डस्टर है, अब इसकी परिभाषा समझना। इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये दोनों पृष्ठ समांतर पृष्ठ कहलाते हैं। ऐसे ही ये दोनों पृष्ठ समांतर पृष्ठ कहलाते हैं, और ये वाला पृष्ठ भी क्या कहलाता है, समांतर पृष्ठ। तो ये दोनों पृष्ठ बताओ आकार में समान नहीं है क्या, आकार में और माप में दोनों समान है। ये दोनों भी क्या है, समान है, और ये दोनों भी क्या है। तो एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसमें समांतर फलक, ये दोनों और ये दोनों समांतर फलक जो है वो आकार में और माप में क्या होते हैं, समान होते हैं और आयताकार होते हैं। कैसे होते हैं, आयताकार। तो उसे हम कहते हैं घनाभ या समांतर षटफलक। अब इस समांतर षटफलक में ये वाली जो साइड है ये कहलाती है इसकी लंबाई L, ये कहलाती है इसकी चौड़ाई B, और ये इसकी कहलाती है ऊंचाई H। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही है, मेरी मर्जी, मैं इसको कह दूं ये लंबाई है। ये कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है। कौन सी लेके आई है, तुम में सु है, पूरी डिजाइन खराब कर दी मेरी। ये जो है ये इसको लंबाई बना सकता हूं मैं, तो फिर ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई, और ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके आयतन की, और तुम सब जानते हो इसका आयतन, तुम पढ़ते आ रहे हो। इसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब आप मुझे एक चीज थोड़ी सी ये बताओ कि ये प्रिज्म है कि पिरामिड है, दोनों है ये। अभी तक तो मैंने ऐसी कोई आकृति नहीं बताई जो प्रिज्म भी हो पिरामिड हो। अरे इसका आधार और शीर्ष आकार और माप में समान नहीं है क्या, तो प्रिज्म है कि पिरामिड है, प्रिज्म है। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा प्रिज्म की ऊंचाई। अब इसका आधार ये है, आयत है आधार, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, तो आधार का क्षेत्रफल तो हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा प्रिज्म की ऊंचाई। ऊंचाई क्या है इसकी, h आ गया ना। उसी से तो सब प्रिज्म और पिरामिड के ही सूत्रों से निकल के आए हैं सबके फॉर्मूले। इसलिए प्रिज्म पिरामिड पहले पढ़ाया था, क्योंकि ये उन्हीं के रूप हैं। ये आ जाओ, ऊपर भी खींच दी। अरे यार कुछ नहीं, इसकी मौत आ रही है, कुल मिला के बात ये। नहीं, इसको मारने की सजा नहीं है ना, टेंशन काहे ले रहे हो। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फिर आता है इसका विकर्ण, फिर इसका क्या आता है, देखो विकर्ण का मतलब वही जो कल घन में समझाया था। इस वाले कोने से उधर वाले ऊपर के कोने को मिला दूं, वो क्या है, विकर्ण है। और घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। याद करो, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये आयत का विकर्ण कहलाता था। लेकिन इसमें 3 चीजें होती हैं, ऊंचाई भी आती है, तो ये लो ऊंचाई भी आ जाएगी, ऊंचाई का स्क्वायर, ये विकर्ण हो गया। फिर आता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ध्यान से समझना। जिस हॉल में अभी आप बैठे हुए हो उस हॉल की बात करते हैं अपन, ठीक है। और इस हॉल के अंदर इधर वाली दीवार, इन दोनों दीवारों का क्षेत्रफल सेम होगा, इन दोनों दीवारों का क्षेत्रफल सेम होगा। छत का और फर्श का क्या होगा, क्या इनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है क्या, नहीं।
बराबर है क्या? ये इसकी क्या कहलाएगी, ये इसकी क्या कहलाएगी, और ये इसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई। तो अगर मैं इन 6 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दूं तो वही इसका क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मैं इस वाली दीवार का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। ये एक प्रकार से आयत ही तो है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें लंबाई आ रही है लेकिन चौड़ाई का काम कौन कर रहा है, ऊंचाई। इस कमरे की जो ऊंचाई है वो चौड़ाई का काम कर रही है। तो इस दीवार का क्षेत्रफल क्या आया बताओ, लंबाई गुणा ऊंचाई। चौड़ाई का काम ऊंचाई कर रही है इस दीवार के लिए, तो इस दीवार का क्षेत्रफल आया लंबाई गुणा ऊंचाई। जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका होगा, तो डबल कर दूं इसका, प्लस अब इस वाली दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं, सामने वाली का। तो ये हो गई लंबाई, अब लंबाई किसका काम कर रही है, चौड़ाई का, और ये हो गई ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल आ गया BH। जो इसका क्षेत्रफल है वही सामने वाली का होगा 2BH, ठीक है। प्लस अब कौन रह गया, फर्श रह गया और छत रह गई। फर्श में क्या आएगा बताओ, लंबाई और चौड़ाई। तो फर्श का क्षेत्रफल आ गया लंबाई गुणा चौड़ाई। जो फर्श का है वही किसका है, छत का है। दुगना कर दूं, सब में से क्या कॉमन ले लूं, 2, और 2 कॉमन लेते ही देखो इधर आया LB, सीक्वेंस में लिख दूं BH प्लस HL। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलकर आ गया। तो लिख दूं मैं यहां इसको, तो साहब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है 2, नहीं हिंदी में चल रहा है तो हिंदी में ही लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ये 3 फॉर्मूले जो तुम्हें याद रखने हैं। तो लिखो साहब, घनाभ लिखो, लिखो एक ऐसी त्रिविमीय आकृति, एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसमें समांतर फल, जिसमें समांतर फलक आयताकार होते हैं, जिसमें समांतर फलक आयताकार होते हैं तथा समांतर फलक आकार और माप में भी समान होते हैं, तथा समांतर फलक आकार दोबारा बोल रहा हूं साहब, एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसमें समांतर फलक आयताकार होते हैं तथा समांतर फलक आकार और माप में भी समान होते हैं, घनाभ कहलाती है, घनाभ कहलाती है। इसकी दूसरी परिभाषा अपन कैसे बोल सकते हैं और चाहें तो, कि 6 आयताकार पृष्ठों से मिलाकर, 6 आयताकार पृष्ठों से मिलाकर बंद करके बनाई गई आकृति जिसमें आमने सामने के फलक या आमने सामने के पृष्ठ जो है आकार और माप में क्या होते हैं, समान होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। डायग्राम बनाओ, तीनों फॉर्मूले लिखो। तुम सबका निमंत्रण है कल का, सबका जीमने का निमंत्रण है, ठीक है। डोसा रणथंबोर रोड पे डोसा कॉर्नर देखा है, उसकी जस्ट बगल में मैरिज होम है। उस मैरिज होम में आप सब लोगों का निमंत्रण है खाने पीने का।
खाने पीने का मतलब पीने का वो सिस्टम नहीं है, पानी, ठीक है। सबका पूरी कोचिंग का निमंत्रण है। साथ मैं बता रहा हूं ना, कल आशा मीणा का जन्मदिन है, तो उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है माधोपुर में, और अपनी पूरी कोचिंग को विद स्टाफ विद स्टूडेंट निमंत्रण है, ठीक है। 10 बजे से प्रोग्राम उनका स्टार्ट होगा। साथ ही उस प्रोग्राम में ब्लड कैंप भी रखा है। सुनो, जिसकी इच्छा, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, देखिए जिसकी इच्छा हो वही, अपन को अपने काम से मतलब है ना, अपन को भाई जिसकी इच्छा हो ब्लड देने की दिया ना, नहीं तो अपने जीम जाम के आ जाना, पर निमंत्रण सबका है, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। कोचिंग का कार्ड अपने साथ ले जाना, कोई टोके रोके भी कुछ कहे भी तो कोचिंग का कार्ड दिखा देना, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं चलूंगा ना, मैं भी चलूंगा, मेरे पेट नहीं है क्या। तो कल आपका सुबह का खाना जो है आशा मीणा की तरफ से है। क्या किसमें जाएंगे? अबे जन्मदिन है, बारात नादारी। फिर भी अगर तुम्हें जाने की इच्छा है तो मेरे पास शाम को आज के, तो वो आज आएंगे ही यहाँ पे, अभी क्लास चलेगी जब। नहीं भी है तो मैं उनसे कह दूंगा यहाँ 9:30 से अपन कैंटर मंगा लेंगे, ठीक है। बढ़िया कैंटर में जाना, ठीक है, माहौल देखना, अपन को खाने पीने से मतलब है, ठीक है। जिसका देखो जो इन चीजों से जुड़ा हुआ हो, जिसकी इच्छा हो कि मुझे ब्लड देना चाहिए वो दे भी आना, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्लास तो लगेगी, क्लास तो लगेंगी, क्लास तो लगेगी, 10 बजे बाद ही करेंगे जो भी है। क्लास 10 बजे छोड़ के मैं भी चलूंगा। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी वहां की खाने की प्लेट तभी मिलेगी ये पहले ब्लड दो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जानते हो राजनेता हैं, इनको भीड़ चाहिए, हाँ, जिसे कल अखबार में आए कि देखो आशा मीणा के कितने लोग क्या है, सपोर्टर है, जिसे आने वाले टाइम में लोकसभा चुनाव में इसको फिर से टिकट मिल जाए। तो ये सब क्या शक्ति प्रदर्शन करते हैं अपना, अपन को क्या मतलब है, कुछ भी करो अपन को तो और बिना नोते के थोड़ी जा रहे हैं, नौता आया है भाई। और जिसकी इच्छा हो ब्लड देने की वो दी आना। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? अब देखो आगे, अब कॉपी बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो अब। तुम्हें मालूम है जब मैंने आयत पढ़ाया, पीछे बात नहीं दोस्त, आयत पढ़ाया तो आयत में लंबाई चौड़ाई थी, इसमें सिर्फ क्या आ गई? अरे आयत से ही रिलेट करके देखो इसको, और कुछ भी नहीं है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई, इसमें ऊंचाई आ गई तो गुणा में ऊंचाई आ गई। विकर्ण क्या होता है? आयत का लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर रूट। ऊंचाई आ गई तो साथ में प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का आ गया। अब आयत का जो घनाभ का जो आयतन है वो 3 चीजों पे निर्भर कर रहा है, लंबाई पे, चौड़ाई पे, ऊंचाई पे। आयत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब मैं क्या करता हूं कि आयत की लंबाई को भी, चौड़ाई को भी, ऊंचाई को भी, तीनों को n गुना कर दूं। तीनों को क्या कर दूं? यानी मैंने तीनों में परिवर्तन किया, तीनों में क्या किया, लेकिन तीनों में परिवर्तन अलग अलग कर रहा हूं कि एक जैसा ही कर रहा हूं? अरे तीनों को ही n गुना कर रहा हूं ना। अब वो आपसे कहेगा कि बताओ इसके विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों विकर्ण भी n गुना हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण भी क्या हो जाएगा? n गुना। अगर आपसे पूछे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही घिसी पिटी रामायण, बोलो खुद ही, अरे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल स्क्वायर गुना, और पूछे आयतन, तो आयतन क्या हो जाएगा? n क्यूब गुना। क्या हो जाएगा? अब मान लो वो आयत की घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को n गुना करके परिवर्तन परसेंटेज में पूछ ले। किस में पूछ ले? तो बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में परसेंटेज में परिवर्तन, वही रामायण, n² - 1 गुणा
आयतन में पूछ ले तो n³ - 1 गुणा सब बोई घिसी पिटी रामायण एक जैसी। लिखो, नोट बनाओ। यदि 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 घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को n गुना कर दिया जाए, 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 तो घनाभ का विकर्ण भी n गुना हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण भी n गुना हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण भी n गुना हो जाएगा। कॉमा लगा दो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल n² गुना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल n² गुना हो जाएगा। कॉमा लगा दो। आयतन n³ गुना हो जाएगा, आयतन n³ गुना हो जाएगा, आयतन n³ गुना हो जाएगा। अब मैं इस पे सवाल नहीं लिखाऊंगा, तुम्हें मालूम है सवाल वही है। क्या दूंगा मैं? जैसे आयत घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को 2 गुना कर दिया, तो बताओ उसका विकर्ण कितने गुना होगा? 2 गुना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4 गुना, आयतन 2 का क्यूब 8 गुना। तो सवाल तो वही है, क्या लिखाना। ये 2 नोट अलग से लिखेंगे। लिखो, यदि घनाभ की, अगला नोट लिखो, नोट सारे लिखा दूं मैं, जिससे कॉपी खोल के कभी पढ़ो तो बातें मालूम हो। यदि घनाभ का, दोस्त सीधा बैठ, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को n गुना कर दिया जाए, तीनों को n गुना कर दिया जाए, तीनों को n गुना कर दिया जाए, तीनों को n गुना, तीनों को n गुना कर दिया जाए, तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन n² - 1 गुणा 100, n² - 1 गुणा 100, n² - 1 गुणा 100 से ज्ञात करेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन n² ज्ञात करेंगे। अगला नोट लिखो, अगला नोट लिखो। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को n गुना कर दिया जाए, तीनों को n गुना कर दिया जाए, तीनों को n गुना कर दिया जाए, तो घनाभ के आयतन में, घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन n³ - 1 गुणा 100, n³ - 1 गुणा 100, n³ - 1 गुणा 100 से ज्ञात करेंगे,
एन क्यूब माइनस 1 गुणा 100 से ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए, सीधा आए तो डायरेक्ट कर लेना। इस पे लिखा देता हूं एक दो सवाल, क्योंकि बेसिक से बता दूं, बेसिक से कैसे करेंगे भूल गए तो। लिखो, यदि किसी क्वेश्चन है ये, यदि किसी घनाभ की, हाँ नोट लिखो, यदि किसी घनाभ की, नोट नहीं क्वेश्चन है ये तो, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को 3 गुना कर दिया जाए, तीनों को 3 गुना कर दिया जाए, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो बताओ, तीनों को 3 गुना किया है तो n का मान 3 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि डायरेक्ट निकालोगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1 गुणा 100। 3 का स्क्वायर कितना होता है बोलो? 9 में से 1 गया 8, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी आ गई? अरे बोलो ना, 800% की वृद्धि आ गई। अब मान लो साहब हम फॉर्मूला भूल गए साहब, नहीं आता, और हम कितना रटेंगे साहब, तुम तो लिखाते ही जा रहे हो। तो हम इसको कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे कंसेप्ट से, ध्यान से समझना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को n गुना कर दिया, तीनों को 3 गुना कर दिया, एल बी एच। पहले मेरी लंबाई l थी, चौड़ाई मेरी b थी, और ऊंचाई मेरी कितनी थी? h थी। अरे यही था ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहोगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 LB प्लस BH प्लस HH, यही होगा। अब कह रहा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को 3 गुना कर दिया, तो अब लंबाई हो गई 3L, 3 गुना कर दिया ना L को, चौड़ाई हो गई 3B, ऊंचाई क्या हो गई? 3H। अब हम निकालते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टू L गुणा B, 3 तिया 9, ये L है, अब ये B है, 3L 3B, तो 3 तिया 9, 9LB प्लस 3 तिया 9, 9BH प्लस 3 तिया 9HL, 9HL। कुछ कॉमन ले सकता हूं क्या? क्या कॉमन ले सकता हूं? 9 कॉमन ले लूं तो 9 गुणा 2 HL, दोनों का रेशो निकाल लूं मैं, कट गया ये, तो रेशो निकाल लिया मैंने। यहां कितना आया? 1, और यहां कितना आया? 9। रेशो कितना आया? 1 और 9, बराबर का निशान लगा देते। यानी पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, अब कितना हो गया? 9 हो गया। अब कितना हो गया? अब बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हुई कि कमी हुई? वृद्धि हुई। कितने की? कितने में? गुणा में कितना आ गया? 800%। अब इसमें बड़ा हो गया ना ये, इसमें थोड़ा सा क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब इसको अपन और छोटा करना चाहें तो कैसे छोटा करेंगे? देखो, इतना बड़ा नहीं करना है, ये तो मैंने समझाया है आपको। मैं मेरी मर्जी से ये मान लेता हूं कि साहब घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पहले तो थी 1, पहले लंबाई भी 1 थी, चौड़ाई भी 1 थी,
ऊंचाई भी एक थी। तो अब मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा बताओ? आप कहोगे 2, 1 गुणा 1 1, 1 गुणा 1 1, 1 गुणा 1 कितना आएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। अब कह रहा है बाद में क्या कहा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को 3 गुना करवा दिया, तो 3 3 3 हो गई। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 2 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 और 9 18, 27, 27 दुआ 54। पहले कितना था, अब कितना आया? बढ़ा कि घटा? बढ़ा। कितना बढ़ गया भाई साहब? बोलो। 48। 48 की वृद्धि हुई। कितने में हुई? 6 में। गुणा में 6 8 48, कितना आ गया? 8। तो ऐसे डाटा अपने मन से लेकर भी कर सकते हैं, पर सबसे बढ़िया इतना इसको करेंगे 50-60 सेकंड लगेंगी, 1 मिनट लगेगी, डायरेक्ट ही कर लेंगे। तो फॉर्मूले से बस ये है कि हमारे समय की थोड़ी सी क्या हो जाती है? बचत। और वास्तव में उस 1-2 सेकंड की एग्जाम में बहुत बड़ी कीमत होती है। समझने वाला ही समझता है कि उस 1 सेकंड की एग्जाम में कितनी बड़ी कीमत है, और जो नहीं समझता उसके लिए तो अपन कुछ कह ही नहीं सकते। चलो अगला सवाल, ये लिखोगे? लिख लिया? यही लिखना है आपको, मैंने तो बताया है, भूल जाओ आपके पास टाइम हो। लो भाई, जिसको खींचनी है खींच लो फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को 2 गुना कर दिया जाए, तीनों को 2 गुना कर दिया जाए, तीनों को 2 गुना कर दिया जाए, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो डायरेक्ट करेंगे। 2 का क्यूब -1 गुणा 100। 2 का क्यूब 8 में से 1 गया, 700% की वृद्धि होगी। %700 की क्या होगी? वृद्धि। बेसिक से कर लेंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक 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 मान ली, तो आयतन कितना आ जाएगा? 1 1 गुणा 1 गुणा 1 1। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 3 3 हो गई, तो 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, कितना हो गया? 27 हो गया। तो 27 और 1 में कितने की वृद्धि? अरे अच्छा, दुगनी है ना, वही तो कह रहा हूं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 8। तो 1 से 8 हो गया, कितना बढ़ा? 7। 7/1 गुणा 100 कर लोगे? अब अगली बात समझना तुम। तो भाई साहब, घनाभ का आयतन 3 चीजों पे डिपेंड करता है, लंबाई पे, चौड़ाई पे, ऊंचाई पे। अभी तो मैंने तीनों में एक जैसा परिवर्तन किया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मैंने n गुना कर दी, लेकिन अब मैं तीनों को अलग अलग करूंगा। मैं कहूंगा लंबाई को तो मैं कर रहा हूं x गुना, चौड़ाई को मैं कर रहा हूं y गुना, और ऊंचाई को मैं कर रहा हूं z गुना। तीनों में अलग अलग परिवर्तन किया मैंने। तो भाई साहब, अगर तीनों में किया गया परिवर्तन अलग अलग है, तो उसका आयतन हो जाएगा एक्स वाई जेड गुना। आयतन कितने गुना हो जाएगा? एक्स वाई जेड गुना हो जाएगा। और इस कंडीशन में हम कभी भी उसके विकर्ण में और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन नहीं बता सकते। इस कंडीशन में जब तीनों में अगर हम अलग अलग परिवर्तन करते हैं, तो वो आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा बताओ विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ा। पूछ लिया तो कह देना ज्ञात नहीं कर सकते।
पूछ ले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, कह देना ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन किसका ज्ञात कर सकते हैं, आयतन का। क्यों, क्योंकि आयतन में एल बी और एच गुणा में लिखी होती हैं, इसलिए तो आयतन हो जाएगा एक्स वाई जेड गुना। अब वो आयतन में परसेंटेज में परिवर्तन पूछ ले तो परसेंटेज परिवर्तन कैसे निकालोगे, एक्स वाई जेड गुणा में -1 गुणा 100। तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा होगा, उसमें आयत में भी ऐसे लिखाया था, बस आयत में जेड नहीं था, एक्स और वाई तो थे। तो इसका भी ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछ लेता है। नोट बनाओ, नोट बनाओ साहब। यदि किसी घनाभ की लंबाई को, यदि किसी घनाभ की लंबाई को, क्या कह रहे हो, क्यूब कहां लगाया, इसमें क्यूब क्यों नहीं लगाया, अरे बेटा वो n क्यूब, देख लंबाई भी n गुना करी, चौड़ाई भी n गुना करी, ऊंचाई भी n गुना करी, तो x y z का मान n, y का मान भी n, z का मान भी n -1 गुणा 100। अब यहां पे तो एक जैसी चीज 3 बार गुणा होती है, इसलिए क्या आ जाता था, n क्यूब आ जाता था, पर यहां तो x y z तो अलग है ना तीनों ही। देखो यदि घनाभ की लंबाई को x गुना, घनाभ की लंबाई को x गुना, कौमा चौड़ाई को y गुना, चौड़ाई को y गुना, और ऊंचाई को z गुना, ऊंचाई को z गुना कर दिया जाए, ऊंचाई को z गुना कर दिया जाए, तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन एक्स वाई जेड गुना हो जाएगा, घनाभ का आयतन एक्स वाई जेड गुना हो जाएगा, एक्स वाई जेड गुना हो जाएगा, घनाभ का आयतन एक्स वाई जेड गुना हो जाएगा। तथा आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन एक्स वाई जेड -1 गुणा 100, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन एक्स वाई जेड -1, ये लिखा हुआ गुणा 100 से ज्ञात करेंगे, एक्स वाई जेड -1 गुणा 100 से ज्ञात करेंगे। इस पे सवाल लिखेंगे साहब, लिखो। यदि किसी घनाभ की लंबाई को, यदि किसी घनाभ की लंबाई को 2 गुना, यदि किसी घनाभ की लंबाई को 2 गुना, चौड़ाई को 3 गुना, चौड़ाई को 3 गुना, और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो देखो लंबाई को कर दिया मैंने 2 गुना, चौड़ाई को कर दिया मैंने 3 गुना, ऊंचाई को कर दिया मैंने आधा, एक्स गुणा वाई गुणा जेड -1 गुणा में 100। अब तुम देख रहे हो यहां ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाया, कितना आया 2, 200 प्लस में आया कि माइनस में, अरे बोलो ना। तो आयतन में 200 प्रतिशत की क्या हो गई, वृद्धि हुई। आयतन में 200 प्रतिशत की क्या हो गई साहब, वृद्धि।
बढ़े आगे। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना। एक घनाभ होगा साहब, आपको घनाभ की तीनों भुजाओं का योग दे देगा। संलग्न जो भुजाएं हैं ना उसकी, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों भुजाओं का योग देगा। आपको घनाभ का विकर्ण दे देगा। घनाभ का क्या दे देगा? विकर्ण। और आपसे घनाभ का पूछेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देगा, ये देगा, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा आपसे। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो तुम तभी निकाल पाओगे जब तुम लंबाई निकाल लो, चौड़ाई निकाल लो और ऊंचाई। और प्यारे दोस्तों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के लिए तुम्हें बीज गणित के सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और सूत्र भी छोटे मोटे नहीं, पावर 3 में a+b+c के स्क्वायर का प्रयोग करना पड़ेगा और बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन इसको अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। कब? जब तीनों भुजाओं का क्या दे, क्या दे, और क्या दे आपको? विकर्ण। क्या दे? विकर्ण दे। तो ध्यान से समझना कैसे जो है तीनों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। जो योग दिया है ना तीनों भुजाओं का, तीनों भुजाओं का जो योग दिया है उसका स्क्वायर करना। उसका क्या करना? स्क्वायर करना। तुम पिटोगे रे तुम दोनों तीनों, में पहले बता दूं। छोरा, कुटोगे तुम, पहले बता दूं, बहुत देर से देख रहा हूं। हाँ यार, यार क्या करवे लग रहे, वो भगवतगढ़ को यही उठा लाओ ना तुम। तीनों भुजाओं का क्या करेंगे? उसका स्क्वायर कर देंगे योग का। और जो विकर्ण हमें देगा विकर्ण, उस विकर्ण का भी अपन क्या कर देंगे? स्क्वायर। अरे यही तो डाटा देगा। और भुजाओं के योग के वर्ग में से विकर्ण का वर्ग अगर मैं माइनस कर दूंगा तो माइनस करते ही मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा डायरेक्ट। इससे सीधा ही, हमें कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब तुम कह रहे होंगे ऐसे कैसे आ जाएगा? सबूत देके बताऊं मैं तुम्हें, आ जाओ। तो तीनों भुजाएं कौन कौन सी होंगी साहब? एल, बी और, तो मैंने यही कहा तीनों भुजाओं का योग का क्या कर दो? स्क्वायर। विकर्ण क्या होगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। विकर्ण का क्या करेंगे? स्क्वायर। और इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है, ऐसा मैंने कहा। तो चलो इसको हल करके देखते हैं। अब मैंने तुम लोगों को बीज गणितीय सूत्र जब पढ़ाए थे नंबर सिस्टम में, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था a+b+c का स्क्वायर, और वो होता है a² + b² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ये भी वही कहानी है। तो a² यानी l² प्लस b² प्लस h² प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl माइनस, स्क्वायर करते ही ये रूट हट जाएगा, इधर आ जाएगा l² प्लस b² प्लस h²। l² प्लस b² प्लस h², दो कॉमन ले लूं, lb प्लस bh प्लस hl, ब्रेकेट हटा दूं, माइनस l² माइनस b² माइनस h²। अब यहां से हमने देखा l² से l² कट गया, b² से b² कट गया, h² से h² कट गया। क्या बचा आपके पास? यही बचाना।
अब बताओ क्या ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं होता क्या? यही तो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालने की जरूरत नहीं है अपन को, डायरेक्ट भुजाओं के योग का वर्ग करके उसमें विकर्ण के वर्ग को घटा देते हैं, तो हमने देखा डायरेक्ट ही पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो सीधा ये आपको याद रखना है, सीधा इसका हमें जवाब देना है, LBH हमको निकालने की आवश्यकता कतई भी नहीं है। चलो नोट बनाओ, नोट में लिखो, यदि घनाभ की तीनों संलग्न भुजाओं, घनाभ की तीनों संलग्न भुजाओं का योग दिया जाए, यदि घनाभ की तीनों संलग्न भुजाओं का योग दिया जाए, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तथा घनाभ का विकर्ण दिया जाए, तथा घनाभ का विकर्ण दिया जाए, तथा घनाभ का विकर्ण दिया जाए, घनाभ का विकर्ण दिया जाए, घनाभ का विकर्ण दिया जाए, तो उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं, निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला लिख लो जो डब्बे में कैद है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर तीनों भुजाओं का योग का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर, माइनस विकर्ण का स्क्वायर। तीनों भुजाओं का ये फॉर्मूला लिख लो, प्रूफ मत लिखना कुछ भी, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है जो डब्बे में है। प्रूफ नहीं लिखना, सिर्फ फॉर्मूला लिख लो। तो ये घनाभ की कुछ छोटी मोटी बातें थी। अब अपन घन और घनाभ के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो अपने कुछ क्वेश्चन RS अग्रवाल के ही हैं, RS अग्रवाल में आयतन ठीक ठाक दे रखा है, बढ़िया दे रखा है। करें स्टार्ट, लिख लिया ना, आ जाएगा सवाल किताब के अंदर ही वहीं से। वॉल्यूम ट्यूब एंड पोप। पहले तो एग्जाम्पल देखते हैं तुम्हारी किताब के। देखो ये तुम्हारी RS अग्रवाल की किताब है, उसके क्वेश्चन है ये। हाँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसी हिसाब से लिख लेना, तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहो वैसे लिख लेना। पहला एग्जाम्पल है RS अग्रवाल की किताब का। इसके क्वेश्चन मैंने सीट के इसलिए नहीं लिए क्योंकि फिर बहुत ज्यादा क्षेत्रफल की तरह फिर बड़ा हो जाएगा, पर टाइप एक भी नहीं छोड़ेंगे अपन। और RS अग्रवाल में ठीक ठाक बढ़िया क्वेश्चन है इसके, जो नहीं होगा वो सीट का आ जाएगा वो क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। इसका आयतन बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, विकर्ण बताना है। मतलब जिसको फॉर्मूला आता है वो कर लेगा, जिसे फॉर्मूला नहीं आता वो कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो पूछा है उसने आयतन। क्या पूछा है, आयतन। आयतन क्या होता है बताओ, घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई क्या दी है बोलो 20, चौड़ाई क्या दी है 12, ऊंचाई कितनी दी है 12 नामे 108, 12 नामे 108, 108 का दुगना करूंगा 216 और एक जीरो और लग जाएगी 2160 सेंटीमीटर क्यूब। घन में 3 इकाइयां चलती है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। फिर हमसे कहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्या बताओ, क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो 2LB 20 को 12 से गुणा करो 240, BH 12 को 9 से गुणा करो 108,
20 को 9 से गुणा करो 180, तो 2 गुणा जोड़ लें साहब 240, पहले ऐसे जोड़ो देखो 200, 300, 400, 480, ठीक है 480 में 40 जोड़ दो 520, और ये 8 हो रहे 528, 528 का दुगना किया 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरी चीज उसने पूछी है अपन से विकर्ण, तो ये तो फॉर्मूले के हैं। अब कोई भी सवाल सीधा फॉर्मूले पे आ गया तो मैं उसे नहीं कराऊंगा। विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर, एल कितनी है 20, 20 का स्क्वायर 400 प्लस बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, जोड़ लेते हैं साहब, तो 400, 500, 580, ठीक है 580 में 40 जोड़ा, सॉरी 400, 500, 580 में 40 जोड़ो, 580 में 40 जोड़ो 620, 620 और कितना और जोड़ना है 5, 620 और 5 625। अब 625 का वर्गमूल सेंटीमीटर लिख लो। बात नहीं, बात नहीं, अरे राजेश कहाँ है रे, गांव में ड्यूटी पे, सरसों कट गई बग्गी नावे की, बासु मिले नहीं तो बासु यूं कीजो नुके गुरुजी ने मोसू कहिए नुके मेरा फोन तो उठा लेगा वो। काल काल फोन करो उठा ही नहीं रहो, फिर मैंने सोचू कहीं पर तो भाभी भाभी से लड़ाई होगी, हुए लड़ाई होगी कहीं है, भाभी भैया हम लड़ाई नहीं हो कतई, कतई लड़ाई नहीं हो रे, अरे बता दे बता दे बड़े आगे ये देखो, ये क्वेश्चन खूब आते हैं दबा के तुम्हारे एग्जाम में, लिखना मत, कुछ मत लिखना, बंद करो कॉपी को, ये खूब आते हैं साहब। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना ये वाला, अभी रीट का एग्जाम हुआ था कुछ दिनों पहले, लपड़ा चला था, फर्स्ट लेवल में आया था ये भी देखो, अभी वर्तमान वाली रीट में जो 26 सितंबर को हुई थी, जिसे कह रहे थे मेला, रीट का मेला है 8, हाँ फर्स्ट लेवल का कहाँ करा रद्द, सेकंड का ही तो किया, फर्स्ट लेवल में आती है मैथ, हाँ 30 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 में उनकी मैडम ने दही नहीं, वो मैथ गलत कराई, आते ही शाम को दोनों में लड़ाई हो गई हमें, वो कहे तेरी वजह से मैथ गलत हो गई, मैंने तो पढ़ाया तू पढ़े ही नहीं तो मैं क्या करूं, ये ऐसा ही क्वेश्चन आया उसमें है नहीं। और मतलब एग्जाम हॉल देखो, कहानी कभी कभी कितना बुरा होता है,
कि गंगापुर सेंटर था, तो पहले हम अनिल जी सर के घर चले गए, वहां पे सेंटर पास में ही था, बोले घर चलते हैं, वहां से टाइम होएगा जब 15 मिनट पहले चल लेंगे। तो जैसे ही गाड़ी में बैठे ना, मैं यही कह रहा था, मैंने कि आयतन में तू ध्यान रखना कि कोई चीज को तोड़ मड़ोड़ के या पिघला के अगर दूसरी चीज में बदलते हैं ना, तो दोनों के आयतन बराबर होते हैं। फिर मैंने कहा बोले ला मैं एक सवाल कराऊं। अब मैं यही ऐसा ही सवाल करा था, तो अनिल जी टोक गए बीच में, अरे यार काहे को गुरुजी दिमाग खराब कर रहे हो, एग्जाम जाते समय कुछ नहीं होने वाला, अब पेपर देखे आए तो वही आ गया। तो कभी कभी ऐसा सामंजस्य बैठ जाता है। तो देखो समझना इसको कि 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची, 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार को बनाना है। आप दीवार बनाते हैं तो दीवार में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। ईंटों से ही तो बनाते हैं, तो ईंट की खुद की भी तो लंबाई, चौड़ाई और क्या होती है, ऊंचाई होती है। अब इस दीवार को बनाना है ईंटों की सहायता से, ईंट लगान के, ठीक है। कितनी ईंटें चाहिए, कितनी ईंटें चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबी, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 सेंटीमीटर ऊंची है। ध्यान रखना, आप मेरी बात सुनना, किसी भी त्रिविमीय आकृति को ठोक पीट कर या पिघलाकर किसी अन्य आकृति में बदलें। जैसे वो आपसे कहेगा एक बेलन है, कह देगा उस बेलन की त्रिज्या इतनी है और उसकी ऊंचाई इतनी है, तो आपसे कहेगा इसको पिघलाकर इससे समान आकार की छोटी छोटी गोलियां बनाई, ठीक है, कह देगा प्रत्येक गोली की त्रिज्या इतनी है, तो कितनी गोलियां बनेंगी। तो कुछ नहीं करना, उस बेलन का आयतन उन सारी गोलियों के आयतन के क्या होगा, बराबर। तो ऐसे यहां ईंटों से क्या बन रही है, दीवार। तो जितनी भी ईंटें आप काम में लोगे उन सारी ईंटों का आयतन मिलाकर किसके बराबर आएगा, दीवार के आयतन के क्या आएगा, बराबर आएगा। अब मुझे बताओ ईंट का आयतन क्या होगा। ईंट घनाभ होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब आपको एक ईंट की लंबाई दे रखी है 25, चौड़ाई दे रखी है 11.25 और चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 6। ये एक ईंट का आयतन आ गया, एक ईंट का। अब ऐसी तुमने बहुत सारी ईंटें लगाई है दीवार में, पर कितनी ईंटें लगाई आपको मालूम है। मैंने मान लिया मैंने ऐसी n ईंटें उस दीवार में लगाई, तो n से गुणा करते ही सारी ईंटों का आयतन आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये सारी ईंटों का आयतन आ गया, और इन सारी ईंटों से मैंने क्या बनाई है, दीवार बनाई है। तो इन सभी ईंटों का आयतन दीवार के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। अब ये दीवार भी ये क्या होती है, घना भी होती है। तो दीवार का आयतन, दीवार की लंबाई 8, चौड़ाई 6, ऊंचाई 22.5। पर साथ की साथ ये भी तो देखना है कि डाटा सेम है कि नहीं है, इकाइयां सेम होनी चाहिए। यहां ईंट में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में दी है, लेकिन यहां लंबाई दीवार की किसमें दे दी, मीटर में, ऊंचाई किसमें दे दी, मीटर में, चौड़ाई तो किसमें दी है, सेंटीमीटर में। तो डाटा सेम नहीं है, कुछ डाटा सेंटीमीटर में, कुछ डाटा मीटर में है। या तो सबको ही मीटर में लो या सबको ही किसमें लो, सेंटीमीटर में। तो मैं सबको सेंटीमीटर में ले रहा हूं, तो 8 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 800 सेंटीमीटर। 6 भी मीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में ले लो, 600 सेंटीमीटर। ये लो। अब काटा पीटी करके हमें क्या निकालना है, किसका मान निकालना है, एन का। अब तुम सब जानते हो, जैसे ही मैंने यहां एक 0 लगाई, पॉइंट के बाद कितने अंक हो गए, इधर भी पॉइंट के बाद, पॉइंट से पॉइंट खत्म। अब पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट को भूल जाओ। पॉइंट के लिए मैंने काटने के लिए अंक बराबर कर दिए ना, इधर पॉइंट के बाद 2 अंक है, इधर एक ही अंक था तो मैंने 0 लगा दिया, पॉइंट खत्म। अब हमें काटा पीटी करनी है साहब, तो काट रहा हूं साहब 25 से। देखो 25 से इसी को उड़ा रहा हूं मैं सबसे पहले, 25 नामे 225, कितनी बार कट गया ये, 90 बार। कितनी बार, 90 बार। काटू साहब और 6 से काट दूं, 6 से कितनी बार कट गया ये, 100 बार। अब 1125 भी तो 25 से कटेगा, 25 की भाजकता जानते हो ना, लास्ट के 2 अंक 25 से विभाजित है तो पूरी संख्या 25 से विभाजित होती है, तो ये 25 से कटेगा। इसको काट दो पहले, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, ठीक है। 45 दुआ, तो n का मान निकल कर आ गया 4 दुआ 8, 8 8
64 और डबल 0, तो कितनी ईंटें काम में आएंगी? 6400 ईंटें काम में आएंगी। तो एक नोट बनाओ पहले। देखो यदि किसी भी त्रिविमीय आकृति, देखो किसी भी त्रिविमीय आकृति, किसी भी त्रिविमीय आकृति को ठोक पीट कर, किसी भी त्रिविमीय आकृति को ठोक पीट कर या पिघला कर, ठोक पीट कर या पिघला कर किसी अन्य त्रिविमीय आकृति में बदला जाए, राम, किसी अन्य त्रिविमीय आकृति में बदला जाए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी भी त्रिविमीय आकृति को ठोक पीट कर या पिघला कर किसी अन्य त्रिविमीय आकृति में बदला जाए तो उन दोनों के आयतन समान होते हैं। उन दोनों के आयतन समान होते हैं। दोनों के आयतन समान होते हैं। फिर एक नोट डाल के लिखो अगला। देखो यदि समान माप की कई ईंटों से दीवार बनाई जाए, समान माप की कई ईंटों से दीवार बनाई जाए तो सभी ईंटों का कुल आयतन, सभी ईंटों का कुल आयतन, सभी ईंटों का कुल आयतन दीवार के आयतन के बराबर होता है। सभी ईंटों का कुल आयतन दीवार के आयतन के बराबर होता है। सभी ईंटों का कुल आयतन दीवार के आयतन के बराबर होता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर दीवार बनाई ना तो सीमेंट भी तो आता है, बजरी भी लगती है, सीमेंट और बजरी पानी भी मिलता है, रेत भी मिलता है ना, तो इस सवाल में कहीं जिक्र किया क्या उनका? तो नहीं किया। इसका मतलब सीमेंट बजरी का उपयोग नहीं किया गया, ईंट जमा जमा के दीवार बनाई है बस। ऐसे भी सवाल आएंगे आगे जिनमें कहेगा ईंट बजरी का भी प्रयोग किया है। अब जब बताओ सीमेंट और बजरी का प्रयोग करेंगे तो क्या उस पूरी दीवार में घेरी गई जगह ईंटों की होगी क्या? फिर तो सीमेंट बजरी भी घेरेगी। तो उन सवालों में वो बता देता है कि दीवार का 20% हिस्सा सीमेंट और रेत ने घेर रखा है, तो मतलब ईंटों ने कितना घेर रखा है? फिर 80%। तो वो ईंटों का 80% ले लेंगे फिर अपन। ऐसे भी सवाल आएंगे। अब इसमें कोई जिक्र नहीं किया तो इसका मतलब ईंट ही ईंट है, सीमेंट रेत नहीं है। लिख लो इसको। हाँ एग्जाम्पल ये देखो, एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल RS अग्रवाल का एग्जाम्पल है। बात नहीं, बात नहीं। बस 6 मिनट और पढ़ाएंगे, एक सवाल और। फिर वीडियो ये अपलोड करने में भी दिक्कत आएगी ना, मेरे को बड़ी साइज हो जाएगी। ये अपलोड भी तो करनी पड़ेगी ऑनलाइन वालों के लिए, तो नहीं तो उनकी तो छूट गई ना क्लास। रिकॉर्ड कर रहा हूं ना मैं। तो कल का निमंत्रण है, ध्यान रखना। मतलब जब कल कोचिंग आओ तो नहा धो के बढ़िया कपड़े पहन के आना है, जूते फूते बढ़िया, ऐसे चप्पल में मत पहुंच जा। हाँ बढ़िया कोचिंग के कार्ड को भगवान के मंदिर में रख के अगरबत्ती लगा के लेके आना। हाँ मेरी गाड़ी की किस्तें ही जमा नहीं हो रही, गाड़ी नहीं निकले। हाँ पैंट फट जाएगी किस्त जमा कराने में, कराएगा जी है।
ऊपर की एक बिल्डिंग बेच देगा, मेरे को ही बेचा नहीं तू। वो ये काम तो मैं ही कर देता अगर मुझे करना है तो बेचने का। अरे बहुत है यार, बहुत है। कह रहे हो? बढ़े आगे, एक सवाल और लेना है बस, फिर कल बात करेंगे इन पे। बढ़ जाऊं क्या? ये भी एग्जाम्पल ये साहब है ना। एग्जाम्पल ही है ये भी। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है 8 5 और 3। अनुपात दिया है 8 5 3। अब अनुपात कभी ओरिजिनल होता है क्या? किसी संख्या का गुणज होता है ना अनुपात। तो मैंने मान लिया ये किसके गुणज है? x के। 8x 5x 3x। अब हमसे कहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 63,200 है। तो चलो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, 8 पंजे 40। अच्छा एक चीज और बता दूं, इस सवाल का सॉल्यूशन तुम्हारी किताब RS अग्रवाल में गलत कर रखा है ना। इसका गलत कर रखा है सॉल्यूशन किताब में। 5 दिया 15x स्क्वायर, 15x गुणा x करोगे तो x स्क्वायर आएगा ना। और 8 दिया 24x स्क्वायर। और ये आपको कितना दे रखा है साहब? 63,200। हाँ जी जोड़े, 40 और 24 कितना हो गया? 64। 74 74 और 5 79। 79 हो गया पक्का? दोबारा देखो, 40 50 60 70 5 और 4 9, ठीक है। 79x स्क्वायर गुणा 2, ये 2 और है, 63,200। 79 का दुगना, 79 का क्या करते हैं? दुगना। तो दुगना आ जाएगा 9 2 18 14 15 158। 158 चौका 632। ये कट जाएगा आपका 400 बार। तो x स्क्वायर आपका आ गया 400। तो बताओ x कितना आ गया? कितना आ गया? 20। तो हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम चल गई। अब अपन से क्या पूछा है? आयतन। तो आयतन होगा लंबाई, लंबाई कितनी हो गई? 8x से 160। चौड़ाई कितनी हो गई? 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 16 छिकी 96। कितनी जीरो लगेंगी? 1 2 3 4। हाँ जी, डाटा किसमें दिया है? ये सेंटीमीटर में। तो आयतन आ गया सेंटीमीटर क्यूब, 9,60,000। 9,60,000। ये लो, बाकी चर्चा इस पे कब करेंगे? कल करेंगे, है ना। आज ये नेट नहीं चल रहा है, इस वजह से भी क्लास ड्रॉप करी है मैंने।